चेन्नई में 1972, 1986 मुंबई, 1988 बिहार, 1998 गुड़गांव और 2020 हिमाचल प्रदेश, ऐसे पास्ट में डीईजी पॉइजनिंग के कई इंसिडेंट्स भारत में रिकॉर्ड किए गए। पूरी दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत में अमेरिका से 5 गुना ज्यादा 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के बावजूद सिर्फ 1500 हेल्थ इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, फार्मेसी जैसे क्रूशियल हेल्थ सेक्टर में अगर मैन पावर की इतनी कमी होगी तो इस तरह के इंसिडेंट्स होना तो आम बात है। लेकिन ये जहर से बना कफ सिरप आखिर बच्चों के पास आया कैसे? क्या भारत में ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो दवाइयों के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सभी चीजों को रेगुलेट कर सके? और लोगों को समझना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। मैन्युफैक्चरर किसी भी हालत में पेपर वर्क के लूप होल्स के पीछे नहीं छुप सकते। बात है 25 सितंबर 2025 की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 5 साल तक के छोटे बच्चों को बुखार और सर्दी की वजह से वहां के सरकारी बाल चिकित्सालय में दिखाया गया। छोटे बच्चों को कफ और बुखार जैसे सिम्टम्स दिखते ही डॉक्टर प्रवीण सोनी उन बच्चों को बिना खुद सोचे एक कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बोतल लेने की सलाह देते हैं। उस बोतल की कीमत है 24.54 रुपए, जिसमें उस डॉक्टर का 10% कट था। यानी हर बोतल के पीछे सिर्फ 2.5 रुपए कमाने के चक्कर में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों को लेकर स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन होने के बावजूद 5 साल तक के छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लेने की सलाह दे रहे थे। सिर्फ 10% कमीशन के चक्कर में वो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के हर बैच को बिना चेक किए प्रिस्क्राइब करते जा रहे थे। 30 सितंबर 2025 तक छिंदवाड़ा जिले में 7 बच्चों को अपनी जिसके पीछे शुरुआत में वायरल फीवर या फिर इन्फेक्शन का कारण बताया गया, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का आंकड़ा बढ़ता गया वैसे वैसे जांच में और ज्यादा राज खुलने लगे। उस कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में 48% इंडस्ट्री ग्रेड डाइथिल ग्लाइकॉल मिक्स किया गया था, जिसकी वजह से अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 24 बच्चों को अपनी। लेकिन दोस्तों, इस तरह का स्कैंडल भारत में कुछ नई बात नहीं है। अक्टूबर 2022 में गैम्बिया में इसी तरह का एक इंसिडेंट सामने आया। भारत के हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल ने एक्सपोर्ट किए गए 4 कप सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकॉल और इथिलिन ग्लाइकॉल बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया, जिसकी वजह से 66 छोटे बच्चों को अपनी, जिसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट भी जारी किया था। दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में एक भारतीय कंपनी मेरियन बायोटेक ने कप सिरप को एक्सपोर्ट किया था। उस एक्सपोर्ट किए गए कप सिरप की वजह से 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। 2023 को कैमरून में भारतीय कंपनी रायमन लैब्स द्वारा एक्सपोर्ट किए गए कप सिरप की वजह से 12 बच्चों। इवन जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय कंपनियों के खिलाफ अलर्ट जारी किए थे, तब नाइजीरिया जैसे देशों ने 44 इंडियन कप सिरप को कुछ समय के लिए बैन तक किया था। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 50 कप सिरप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई। आज की डेट में इन कप सिरप कंपनियों के फ्रॉड की वजह से वर्ल्ड वाइड 300 से ज्यादा बच्चों को अपनी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैसे एक हार्मलेस खांसी की दवाई की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना होती है? क्या ये कोई सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर कप सिरप में मिलावट की गई थी? पूरी दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत से आखिर क्यों इतनी बड़ी मात्रा में कंटेमिनेटेड कप सिरप को एक्सपोर्ट किया गया? 2022 से लेकर अभी 2025 तक आखिर इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है? मॉनिटरिंग और रेगुलेशंस में है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में है? और सबसे जरूरी, क्या इसका समाधान भविष्य में किया जा सकता है या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे? नमस्कार, मैं मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुई 9 बच्चों की। अब मध्य प्रदेश में कफ सिरप की दवा कोल्ड ड्रिप पर बैन लगा दिया गया है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो कफ सिरप बच्चों की तबीयत को सुधारने के लिए पिलाई जाती है, अगर इस सिरप को पीने के बाद बच्चों की तो क्या होगा? दोस्तों, कोई भी मेडिसिन मनुष्य के शरीर में 4 तरीकों से प्रवेश कर सकती है। फर्स्ट, ओरली, जिसमें हम टैबलेट, सिरप और कैप्सूल डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सेकंड, इंजेक्शन के थ्रू जो आपके वेन्स या फिर मसल में दिया जाता है। थर्ड, इनहेलेशन, जिसमें आप सांसों के जरिए दवाई या शरीर में डालते हो, जैसे कि अस्थमा इनहेलर्स। और लास्ट, मेडिसिन आपके त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए आप क्रीम या फिर ऑइंटमेंट कंसिडर कर सकते हो। एक बार दवाई या शरीर में जाने के बाद उसे लिवर में प्रोसेस करके खून में एब्सॉर्ब किया जाता है, जो खून
खून में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होकर स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन या फिर सेल तक पहुंचती है। टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के बाद वो अपनी विशेषताओं के हिसाब से एक्शन लेती है, जैसे किसी बैक्टीरियल एंजाइम को काम करने से रोकना हो, किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करना हो या फिर किसी सेल फंक्शन को पूरी तरह बदलना हो। अब जब बच्चों ने उस कफ सिरप के डोजेस लेना शुरू किए तब उसमें बहुत बड़ी मात्रा में डाइइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल को मिक्स किया गया था। अब आखिर इसी केमिकल को क्यों मिक्स किया गया था वो अपने आप में अलग कहानी है, उसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले वो टॉक्सिन शरीर में जाने के बाद क्या चेंजेस होते हैं उसे थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। कोई भी हानिकारक पदार्थ शरीर में जाने के बाद वो शारीरिक साधारण जैविक प्रक्रिया में इंटरफेयर करता है। खुद में एब्सॉर्ब होने के बाद वो दवा की तरह पूरे शरीर में फैलता है, जिसके मुख्यतः 4 टारगेट ऑर्गन्स है: लिवर, किडनी, ब्रेन जिसमें नर्व सेल्स भी आते हैं, और लंग्स अगर किसी टॉक्सिक गैस को इनहेल किया हो तो। कफ सिरप के केस में DEG बहुत ही टॉक्सिक केमिकल है, जिसके शरीर में जाते ही वो बच्चों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिवर और किडनी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उन सभी बच्चों में मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की घटनाएं देखी गई। India is testing samples of cough syrups that have been linked by the World Health Organization to the deaths of more than 65 children in Gambia. Following laboratory analysis, the WHO says 4 products by local manufacturer Maiden Pharmaceuticals were found to have unacceptable amounts of both diethylene glycol and ethylene glycol, which can be toxic and lead to acute kidney injury. जुलाई 2022 की बात है, जब गैम्बियन हेल्थ अथॉरिटी को यह ध्यान में आया कि देश में 5 साल के बच्चों में अचानक से एक्यूट किडनी इंजरी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो छोटे बच्चे यूरिन को पास ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कई बच्चों की हो रही थी। गैम्बियन नेशनल असेंबली ने इन केसेस को स्टडी करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशंस कमेटी स्थापन की, जिसके रिपोर्ट में यह पता चला कि इन सभी 70 बच्चों के केसेस के पीछे 4 स्पेसिफिक कफ सिरप जिम्मेदार थे, जिनके नाम आप साइड में देख सकते हो। और इन चारों कफ सिरप को गैम्बिया में एक्सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनी थी भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल्स। सेम इसी तरह के कफ सिरप एडल्ट्रेशन के इंसिडेंट्स उज्बेकिस्तान में देखे गए, जिसमें 68 बच्चों की उस केसेस में भी एक दूसरी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग फर्म मेरियन बायोटेक का नाम सामने आता है। सेम इन्हीं 2 केसेस की तरह 2023 में कैमरून में हुए इंसिडेंट्स में भारत के मध्य प्रदेश में स्थित रेमन लेबोरेटरीज को दोषी पाया गया। और अभी 2025 में कोल्ड ड्रिप कप सिरप के मामलों में तमिलनाडु के कांचीपुरम में बसे श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स को दोषी करार दिया गया। 13 अक्टूबर 2025 को WHO ने प्रकाशित किए गए अलर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 3 ओरल कफ सिरप कोल्ड ड्रिप, रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ, जिन्हें श्रीसन फार्मास्यूटिकल, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल और शेफ फार्मा ने बनाया था, इन सभी को कंटेमिनेटेड यानी दूषित घोषित किया गया। दोस्तों, इन सभी केसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें एक चीज कॉमन है, सभी कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल को ही जानबूझकर मिक्स किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर इन्हीं केमिकल को कफ सिरप में क्यों डाला गया है? सभी रिपोर्ट्स में आखिर क्यों इन्हीं केमिकल का बार बार जिक्र किया जाता है? जनरली किसी भी कफ सिरप में 3 घटक होते हैं, 1 से 2 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो एक्चुअल में आपके सर्दी, खांसी और बुखार को कम करते हैं। सेकंड इज सॉल्वेंट, जिसमें सभी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं। कोई भी कंपनी सॉल्वेंट में ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या फिर सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। और कफ सिरप का तीसरा इंग्रेडिएंट होता है फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट, जिसमें मेंथॉल, चेरी, हनी, ऑरेंज और अप्रूव फूड ग्रेड कलर का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों, इन सभी केसेस में सॉल्वेंट में ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या फिर सॉर्बिटॉल सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि ये सभी सॉल्वेंट मेडिकली अप्रूव्ड है और इंसानी सेवन के लिए हानिकारक भी नहीं है। लेकिन इनकी जगह एक सस्ता डाइइथिलीन ग्लाइकॉल या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये दोनों लिक्विड दिखने में, इनका कलर, विस्कोसिटी और स्वीटनेस सेम ग्लिसरीन और पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल की तरह है, लेकिन इनका मार्केट रेट स्टैंडर्ड केमिकल की तुलना में बहुत कम है। जैसे DEG और इथिलीन ग्लाइकॉल आपको मार्केट में 40 से 50 रुपए लीटर मिल जाएगा, वही स्टैंडर्ड लैब ग्रेड पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल की अगर हम बात करें तो वो 300 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। यानी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की जगह DEG को इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरर का 20 से 25% प्रॉफिट यही बढ़ गया। तमिलनाडु के श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कोल्ड ड्रिप सिरप में 48.6% DEG पाया गया। इसका मतलब 100 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिप सिरप में 48.6 मिलीलीटर तो सिर्फ प्योर DEG है। नॉर्मली WHO के लिमिट के हिसाब से कप सिरप में 0% DEG होना चाहिए। इवन 1 से 2% DEG भी अनसेफ है। मतलब ये पूरा कप सिरप छोटे बच्चों के लिए पॉइजन है। लेकिन ये जहर से बना कप सिरप आखिर बच्चों के पास आया कैसे? क्या भारत में ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो दवाइयों के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सभी चीजों को रेगुलेट कर सके?
और अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है भी तो उसके क्या लिमिटेशंस है जो इस तरह के पॉइजनस ड्रग्स को मार्केट में घुसने से रोक नहीं पा रही, जिसका नुकसान छोटे बच्चों को झेलना पड़ रहा है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये भारत की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत के सभी कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करती है। इसका मुख्य काम है नई दवाइयों को मंजूरी देना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का निरीक्षण करना और सभी दवाइयों की निर्यात को कंट्रोल करना। इसके अलावा हर एक स्टेट में अपनी एक खुद की रेगुलेटरी बॉडी है, स्टेट ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटीज। इसका काम है राज्य में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का इंस्पेक्शन करना, लॉ एनफोर्समेंट, सैंपलिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल और लाइसेंसेस इशू करना। अब इन दोनों अथॉरिटी की ज्यादातर जिम्मेदारियां बराबर की है, एक सेंट्रल लेवल पर काम करता है और एक स्टेट लेवल पर ऑपरेट करता है। अब दोस्तों पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे। हर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के प्रॉपर मॉनिटरिंग और सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से लैब टेस्टिंग करने के लिए इन दोनों अथॉरिटीज में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और साथ ही साथ कुछ फिक्स ड्यूरेशन के बाद इन सभी प्लांट्स की विजिट भी जरूरी है ताकि पूरे देश में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है क्योंकि एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी इज नो वन्स रिस्पांसिबिलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2015 में राज्यसभा में दिए गए रिप्लाई में यह सामने आया कि भारत में 10,500 ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिससे 3,000 फार्मा कंपनीज ऑपरेट करती है और सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्पेक्ट करने के लिए पूरे भारत में सिर्फ 1,500 ड्रग इंस्पेक्टर्स है। जस्ट एग्जांपल के लिए कंसिडर करते हैं, अमेरिका के पूरे 48 राज्यों में 2,500 फार्मा मैन्युफैक्चरर्स है जो लगभग 1,580 प्रोडक्शन फैसिलिटीज को संभालते हैं। आप सुन के शॉक हो जाओगे, सिर्फ 1,500 फैसिलिटीज को मॉनिटर करने के लिए यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नेशनली और इंटरनेशनली 18,000 लोगों को तैनात किया है, जिसमें वैज्ञानिक, इंस्पेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर का समावेश है। पूरी दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत में अमेरिका से 5 गुना ज्यादा 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के बावजूद सिर्फ 1,500 हेल्थ इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों फार्मेसी जैसे क्रूशियल हेल्थ सेक्टर में अगर मैन पावर की इतनी कमी होगी तो इस तरह के इंसिडेंट्स होना तो आम बात है। भारत में डाइथिलिन ग्लाइकोल के पॉइजनिंग का इंसिडेंट बिल्कुल भी नया नहीं है। चेन्नई में 1972, 1986 मुंबई, 1988 बिहार, 1998 गुड़गांव और 2020 हिमाचल प्रदेश ऐसे पास्ट में डीईजी पॉइजनिंग के कई इंसिडेंट्स भारत में रिकॉर्ड किए गए और अभी पिछले 4 सालों में हुए इंसिडेंट्स भी आपको पता है। दोस्तों अमेरिका में सिर्फ एक बार 1937 को डीईजी पॉइजनिंग की वजह से 107 लोगों की हुई थी। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद फेडरल फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फार्मा मैन्युफैक्चरर को पहले सबके सामने खुद के दवाइयों का सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन देना होता है, बाद में वो उसे बेच पाता है। और इंटरेस्टिंगली इस एक्ट के पास होने के बाद 1937 से लेकर आज तक अमेरिका में एक भी डीईजी पॉइजनिंग का केस नहीं रिकॉर्ड किया गया। ये फर्क है अमेरिका में और भारत के लॉ इंप्लीमेंटेशन में। यूरोप और बाकी डेवलप देशों में वहां की रेगुलेटरी एजेंसीज अपने जांच परिणाम, चेतावनी और क्या एक्शन लिया गया, इन सभी चीजों को रेगुलरली पब्लिश करते हैं क्योंकि वहां पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है और लोगों को समझना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। मैन्युफैक्चरर किसी भी हालत में पेपर वर्क के लूप होल्स के पीछे नहीं छुप सकते। हमारे भारत में ऐसी चीजें लाने के लिए और इस तरह की रिपीटेड इंसिडेंट्स रोकने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल सेंट्रलाइज्ड बॉडी चाहिए जो पूरे भारत को कवर करे, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करके उसे फोर्सफुली इंप्लीमेंट करे और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके भारत के लोगों के लिए उत्तरदायी हो। तभी इस तरह के इंसिडेंट्स भविष्य में रोके जा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। इसी तरह के सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।